मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योति आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो में मैं करवाऊँगी 11th क्लास की रचना स्पीति में बारिश, और लेखक है श्री कृष्ण नाथ जी। चलिए सबसे पहले हम करते हैं कृष्ण नाथ जी का जन्म। कृष्ण नाथ जी का जन्म 1934 में हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और उन्हीं की मृत्यु हुई थी 2016 में। कृष्णनाथ जी को एक सम्मान मिला था, उस सम्मान का नाम था लोहिया सम्मान। कृष्णनाथ ने अनेक रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बोंद निम्धावली, हिंदी और अंग्रेजी में के पुस्तकों का संपादन किया। कृष्णनाथ जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। उसके बाद ये समाजवादी आंदोलन की तरफ चले गए और बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ थी। ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कृष्णनाथ जी ने हिंदी की साहित्य पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई साल तक काम किया और मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन किया। बौद्ध दर्शन पर कृष्ण जी ने काफी कुछ लिखा है। कृष्णनाथ जी की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल का वर्णन किया है जो एक दूसरे से संबंधित है। चलिए अब हम करते हैं यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश। स्पीति हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का भी यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास भी बहुत कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ का इतिहास एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायर सेट लेस सेट के जरिए है। केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कुछ कर भी क्या सकता है। वह अंत में भी 170 मील चले आना जाना कठिन है। शीत में प्राय असंभव है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसी स्वायत्त भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी कौन राजा वही हरकारा आता था तो उसके आते जाते अलग संत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा में देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डटे डटे आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और यहाँ वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार स्पीति की सुरक्षा पद्धति है। स्पीति की में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 रही। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है जो 12,015 वर्ग किलोमीटर। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज्य से भारत का जिसका तश मिला अंग्रेजों को यह 1846 में इस कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी
हित भी थे, जो भी 1840 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रिंटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में कांगड़ा जिले में श्री कर गए थे। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकतर क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन समिति के लोग इसे अपना ही राजा मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति का विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वर्तन कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र था। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कहती है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में कन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इनकी प्रमुख घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर भूषण राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता और सुनता हूँ कि कोई पारा नहीं है। फिर घाटी है स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान बाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी अभी आबाद है, जैसी वह आबाद वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज जी है नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज जी है कि इतने लोग भी कैसे बचे हुए हैं। मैंने जब स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही प्रश्न पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। लकड़ी भी नहीं है कि घर गरम रख सकें। वर्ती नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या आप अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के ममताओं के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और भी नहीं जा सकते? कहाँ जाएं? या फिर और बातों के साथ यह सब कारण है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं कि और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सके, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्माण अतर्क है, तर्क से परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे हैं, नंगे हैं, भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यवस्था की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं की जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ों कैसे बक सकते हैं? वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम के छोले भटूरे, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है, शिवालक और पीरपांचाल, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई मापी गई है। श्री कनिगम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12,00,000 श्रेणियों का विस्तार समझे। 12,00,000 दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका अर्थ है कि कहीं वह बुद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हो, इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं हुआ है? अगर नहीं तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है, तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से भी अधिक है।
कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह बंद हिमालय इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार ब्रह्म ब्रह्म हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,64 फीट ऊंची बताई जा रही है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, मैं इनमें पेड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसन में जो कर लिया सो बश है। इन ऊंचाइयों से लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से पहाड़ों से युवक युवतियाँ आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाए, फिर उन चोटियों के अहंकार को चूर करे, उस आनंद का अनुभव करे जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप उदास हो गई है, युवक युवतियां किलोल करे तो यह व्यसित हो। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वही युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। अलाव की तरह स्मृति में भी दो ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यह जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई और औसत में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है। ठंडक भी बहुत लाहौल से भी ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती है। मुंह हाथ तो जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह सूखती है। स्पीति में लाहौल से भी कम बारिश होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यह बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतुसंहार में वर्षा का तो संहार करना ही पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा गिरने शुरू होता है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि मेरा बहुत से सुंदर गुणों से इतनी सुहाने वाली लगनी, स्त्रियों का जिल खिलाने वाली, पेड़ों की टहनी और बेलों की सच्चाई सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा अपने के मन में सब शादे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे, देवता कौन है, कहाँ रहता ही है, क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती होती वर्षा ऋतु यहाँ के मन की शाद पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी बंध्या रहती। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें दो किस्म का, जो गेहूं मटर सरसों। इनमें से जो मुख्य है सिंचाई का साधन पहाड़ों से आने वाले नाले, उन पर बनाए गए पुल हैं। ये नाले अब पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक चली जाती है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में इतनी में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उछीला जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचा जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल में दबाव की कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना, एक सुखद संयोग है। हर काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा। आधी रात का पिछला पहर था। इसमें कौन है। लैंप की लो तेज खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हैं, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दूंग छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की धमनी घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रही थी हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में दिनों के बाद बारिश हुई है। ये क्या हमने दोस्तों स्पीति में बारिश। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।